तो हमने पिछले पीरियड में हिमालय की बेटियां यह लेसन देखे वाला है। तो मैं आशा करती हूँ वो लेसन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम उसके प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। तो ये लेख हिमालय और उसकी बेटियों के बारे में था, तो मैंने आपको पढ़ाया वाला है वो और आपको समझ में भी आया होगा। तो लेख से इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते थे। मीन्स नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी समय से चली आ रही है, लेकिन नागार्जुन जी और किन रूपों में उन्हें देखते हैं। तो देखो उसका उत्तर क्या है। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, यानी कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है, नदियों को माँ का ही स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। नदियाँ क्या करती है? माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखा है। और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है, मैंने आपको इस लेसन में पढ़ाया वाला है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषता क्या बताई गई है इस लेसन में, यह आपको अच्छे से मालूम है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय को दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग के रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। इन्हीं दो नदियों में क्या होता है? सब नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघली हुई दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। तो ये नदियां कैसे निर्मित हुई है कि दयालु हिमालय की पिघली हुई बूंदों से निर्मित हुई ये नदियां हैं। तो इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप कैसे है? विशाल और विराट है, मीन्स ये बहुत बड़ी है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हम देखने वाले हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, ये इस लेसन में हमें पढ़े वाला है। तो उसका उत्तर हम देखते हैं। नदियां युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। नदियां युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। वो बहुत सालों से हमारी माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मीन्स भूमि का कस बढ़ाने के लिए भूमिका बहुत निभाता है। इसीलिए नदियां माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मानव नदियों को दूषित करने में कोई कसर छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अंततः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। मीन्स एक आधी माँ अपना पुत्र कितना भी नालायक हो, लेकिन उसका बुरा चाहती है। नंबर 4 देखने वाले हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। मीन्स हिमालय की यात्रा में जब लेखक गए थे तो उन्होंने किन किन की प्रशंसा की है, यह हम इस पाठ में पढ़े वाले हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है?
हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, काय की हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यह लेख 1947 में लिखा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यह उत्तर है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मीन्स मूल रूप तो उनका रहा ही नहीं है अभी तक। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है, ये अपने संस्कृत शिक्षक को पूछना है। तो क्या है इसका उत्तर? हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। आज भी हिमालय क्या जाना जाता है? कि शिव का वास स्थान है। मीन्स प्रभु शिव वहां पे रहते हैं, ऐसे माना जाता है, इसलिए उनका निवास स्थान कहा जाता है हिमालय को। तो समझ में आया ये 1 से लेकर की बेटिया के लेख से 1 से 6 तक क्वेश्चन आंसर देखे हैं। तो अब हम भाषा की बात देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा व्याकरण रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण क नंबर, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। मिस यहाँ पे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। इसके भांति और भी वाक्य दूसरे पाठों से ढूंढकर लिखना भी है और कक्षा में सुनाना भी है। देखो मैंने यहाँ पे पहले वाला लिखा वाला है। सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो ये दादी माँ के लेसन में कहा है, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। 2, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। क्या है? बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। 3, हरी लकीर वाले सफेद गोल कच्चे बड़े आंवले जैसे। क्या? हरी लकीर वाले सफेद गोल कच्चे बड़े आंवले जैसे। 4 नंबर, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। 5, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। संध्या को स्वप्न के भांति गुजार देते थे। तो समझ में आया ये? तो अब हम दूसरा प्रश्न